ना लास्ट क्लास में हमने क्लासेस के ऊपर कोई कुछ प्रोग्राम्स देखे थे. ओके, एंड आई हैड टोल्ड यू कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस प्रोग्राम of addition, subtraction and multiplication of two matrices using object oriented approach. Okay, now आपने ये प्रोग्राम C में लिखा होगा how to add two matrix या how to subtract two matrix and multiply two matrix. Now this program we will be writing in C++ using classes. Okay, so we will be following the object oriented approach for adding, subtracting, multiplying two matrices. Now ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में जैसे कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी प्रोग्राम हमने अगर लिखना है तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ क्लास फॉर दैट. आपको सबसे पहले जो भी प्रोग्राम लिखना है आप उस प्रोग्राम को समझोगे, उसमें से आप आइडेंटिफाई करोगे डेटा क्या है, फंक्शंस के कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, यू पुट देम इनटू अ सिंगल यूनिट दैट इज अ क्लास एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्राम. ओके, तो अगर हम ये मैट्रिक्स के प्रोग्राम को देखते हैं तो सपोज आई क्रिएट अ क्लास जिसका नाम है से मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ आई डिवाइड दिस box into two sections as I told you earlier also, into data and functions. ठीक है, अब डेटा में अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करनी है तो उसमें आपको डेटा क्या चाहिए पड़ेगा. यू विल जस्ट रिक्वायर two matrices that need to be added, okay, or subtracted or multiplied. ठीक है, तो suppose we are taking two matrix of the order say 3 by 3. एक मैट्रिक्स है आपकी A एंड दूसरी मैट्रिक्स है आपकी B which is of 3 by 3 order, मतलब 3 rows and 3 columns की दो मैट्रिक्स है A and B. तो उसके लिए हम दो arrays क्रिएट कर लेंगे, एक A नाम की एंड एक B नाम की. For it will contain the matrices which need to be added, subtracted or multiplied. तो ये तो हो गया आपका डेटा. Now talking about functions, तो फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन तो हमेशा ही होगा आपके क्लास में just to get the data in these two matrices. ठीक है ना, मतलब ये get data फंक्शन क्या करेगा, किसी भी क्लास में get data फंक्शन का काम क्या है, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को यूजर से इनपुट कराना. दैट इज द फंक्शन ऑफ द गेट डेटा फंक्शन. तो गेट डेटा फंक्शन तो हम यूजुअली लिखते ही हैं हर क्लास में. इसके अलावा अब हमें तीन और फंक्शंस बनाने पड़ेंगे बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग थ्री डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस. वन इज एडिशन, तो सपोज आपने एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन बनाया, एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया. ठीक है, नाउ यू कैन नेम द फंक्शंस अकॉर्डिंगली. तो ये आपने तीन फंक्शंस बना दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड से सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई. नाउ उसके बाद बस आपने वंस यू हैव प्रिपेयर्ड लेआउट ऑफ द क्लास, आपने एक बार देख लिया कि क्लास कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या फंक्शंस होगा. Now the skeleton of the class is ready. Now you can just write the code for the class. अब हमने क्लास लिखनी शुरू की, क्लास मैट्रिक्स. इसमें दो हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स दिए, दो एरेज क्रिएट की. Here they have taken a 2 by 2 matrix. You can take a 3 by 3 matrix also as per your choice. Okay. Now इसमें एक फंक्शन बनाया हमने रीड मैट्रिक्स. Now read matrix is similar to your get data. जैसा हम गेट डेटा फंक्शन बनाते हैं उसी के जैसा इन्हें एक रीड मैट्रिक्स फंक्शन बनाया जो A एंड B मैट्रिक्स में वैल्यूज रीड करेगा. एंड देन दे हैव क्रिएटेड थ्री डिफरेंट फंक्शंस फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली. सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. मींस आपने क्लास में दो मैट्रिक्स डिफाइन करी, वो आपके डेटा मेंबर्स हैं, चार फंक्शंस डिफाइन किए, एक डेटा गेट करने के लिए और तीन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लास को एंड कर दिया. यहाँ से फंक्शंस को हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है. ओके, नाउ वी विल डिफाइन दीज फंक्शंस आउटसाइड द क्लास. ये हम पढ़ चुके हैं कि क्लास के बाहर हम फंक्शंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं C++ में. नाउ
लॉजिक आपको पूरा बिल्कुल सी में जैसा आप लिखते थे वही रहेगा। यहाँ पे हमने ये वाली क्लास को डिफाइन किया, सॉरी फंक्शन को रीड मैट्रिक्स में हमने क्या किया, एंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये लूप चलाया। एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आई हैव टू रन टू लूप्स, वन फॉर द रोज एंड वन फॉर द कॉलम्स। द आउटर लूप इज फॉर रोज एंड द इनर लूप इज फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आपकी m क्रॉस n की एरे है तो रोज वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से m-1, एंड कॉलम वाला चलेगा फ्रॉम 0 to n-1, वेयर दिस इज द रो, m इज द रो एंड n इज द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो हमारा जो आई लूप है, आई लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 1 तक। वाई, बिकॉज 0 से लेके 2-1, सो दैट मीन 0 से लेके 1, एंड जे लूप भी कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 1। सो इफ यू सी आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 1, और यू कुड हैव रिटन हियर आई लेस देन 2, बोथ द कंडीशंस आर सेम। अगर आप बोलते हो आई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू या तो लेस हो या इक्वल टू हो 1 के, या आप कहो आई लेस देन 2, बोथ मीन द सेम थिंग। सिमिलरली जे की वैल्यू भी आपकी 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 है। So this loop will run, I will loop will run for the number of rows and j loop will run for the number of columns. And यहाँ पे आपका you are saying enter i+1 j+1 element, तो आपका ये ऐसे पूछा enter से i+1 means 1 element, मीन्स आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनपुट करना है, फिर एंटर 1 2, देन एंटर 1 2 1, एंटर 2 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका जो कोड है, दिस इज इनपुटिंग द वैल्यू इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, इनपुट, दिस इज इनपुटिंग input value in first matrix, means A matrix, A matrix में value input करा रहा है, and this is entering the value in the second matrix. Okay, now यहाँ पे add matrix का फंक्शन लिखा हुआ है ना। add matrix में भी क्या करेंगे हम, एक outer loop चलेगा, एक inner loop चलेगा। again this is for the number of rows, this is for the number of columns, and simply what we are doing, we have created a temporary matrix of the same order 2 by 2, और हम simply क्या कर रहे हैं, addition and subtraction is very easy। आपको अगर ऐड करना है तो जो आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होता है। सो टेम्प आई ऑफ जे इज इक्वल टू ए आई ऑफ जे प्लस बी आई ऑफ जे। ठीक है, तो एडिशन तो बहुत सिंपल है। एडिशन करने के बाद हमने उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा दिया। दिस लूप इज टू डिस्प्ले the addition result, एडिशन के बाद का जो भी रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर देगा। ये टेम्प मैट्रिक्स को आप बेसिकली इस लूप के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हो, इस लूप के थ्रू। दिस लूप इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, नाउ सिमिलरली यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स का फंक्शन लिखा, सेम है, बस आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए आई ऑफ जे माइनस बी आई ऑफ जे, एंड उसके बाद आपने ये जो फंक्शन कोड लिखा, दिस इज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर वेरी इजी, उसमें कोई खास लॉजिक नहीं लगता है। सिंपली आप फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से सॉरी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से को ऐड कर दोगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सपोज अगर ये दो मैट्रिक्स हैं आपकी, से दिस इज 1 2 3 4 एंड से इट इज 5 6 7 8, सपोज हमारी ये दो मैट्रिक्स है। I want to multiply these two matrix, तो multiplication में क्या होता है, this row and this column is multiplied. So first row of the first matrix and first column of the second matrix are multiplied, and 1 into 5 ये हो जाएगा आपका 1 into 5 plus 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 into 5 प्लस 2 into 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 plus 14 यानी कि 19। सो दिस एलिमेंट विल बी, फर्स्ट एलिमेंट विल बी 19, ठीक है। अब सेकेंड, इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी, इस पे वैल्यू लाने के लिए हम इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 6 plus 2 into 8, so that will give you, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, so 6 plus this is 2 into 8, 8 2 is 16 and 6 24, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। सिमिलरली इस सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 5 15, 15 plus 28 यहाँ लिख दोगे, एंड सिमिलरली हियर। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मे बी इन द फर्स्ट सेमेस्टर। So this is how you can multiply the two matrix. Now that is what we are going to do here. तो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन लिखा। नाउ यहाँ पे हमने m नाम की मैट्रिक्स ली, जहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, एंड वी हैव टेकन 3 टेम्पररी वेरिएबल्स I, J and K. I will run for the number of rows in the first loop, in the first matrix. J is the number of columns in the second matrix, and m of ij is equal to 0. अब इनिशियली हम क्या करेंगे, ये जो टेम्पररी मैट्रिक्स है, इसके चारों एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे अगर जब भी आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, इट डज नॉट गेट इनिशियलाइज्ड ऑन इट्स ओन, है ना। उसमें गार्बेज वैल्यू होगी, और जब भी कभी हम कहते हैं, सपोज if we write sum is equal to sum plus I, इस टाइप का कभी भी हमें स्टेटमेंट लिखना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, सम को वी शुड इनिशियलाइज इट विद 0। अगर हम सम को इनिशियलाइज नहीं करेंगे 0 से, तो क्या होगा, सम में सम वेरिएबल जब क्रिएट होगा तो उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी, एंड गार्बेज वैल्यू में आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे, देन द रिजल्ट विल नॉट कम प्रॉपर। सो जब भी कभी आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टेम्पररी मैट्रिक्स आप क्रिएट करोगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, तो मेक श्योर दैट टेम्पररी मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट शुड बी 0। नाउ सिंस M मैट्रिक्स इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, M मैट्रिक्स को हमने कैसा डिफाइन किया है, 2 by 2 का। 2 by 2 का मैट्रिक्स डिफाइन किया है, तो we have to run a loop and initialize the matrix with 0. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, for I is equal to 0, I less than equal to 1, I plus plus, and similarly J is equal to 0, J less than 1,
लेस देन इक्वल टू 1 j प्लस प्लस एंड m ऑफ i j इज इक्वल टू 0. तो ये जो लूप है इट विल इनिशियलाइज द m मैट्रिक्स विथ 0. ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे जिससे कि पहले की वो कोई गार्बेज वैल्यू को अज्यूम ना कर पाए. ठीक है, नाउ वील स्टार्ट द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. तो उसके लिए हमने आई लूप को चलाया आई से लेके लेस देन इक्वल टू 1. नाउ दिस 1 वैल्यू इज बेसिकली m minus 1 where m is the number of rows. ओके, तो आप आई लूप को कितने बार चलाओगे? 0 से लेके रो -1 तक, जितनी भी रोज हैं आपकी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में उससे लेस देन 1. देन जो जे लूप चलाओगे आप, जे लूप विल आल्सो रन फ्रॉम 0 टू j लेस देन इक्वल टू 1. नाउ यहाँ पे हमारी दोनों मैट्रिक्स 2/2 थी, इसीलिए हमारा लूप 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक चल रहा है. एंड सिमिलरली we will run a loop k is equal to 0, k less than equal to 1, k plus plus. ठीक है, अब ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसे जैसे आपका ये दो एलिमेंट्स थे, सपोज दिस वाज अ मैट्रिक्स एंड दिस वाज अ मैट्रिक्स, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ रहा था? इस रो को पूरा इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे. सो बेसिकली दिस वैल्यू वाज मल्टीप्लाइड बाय दिस, a was multiplied by b and c was multiplied by d. I'll make it more clear. ये आपकी एरे थी, दो एरेज थी. तो सपोज ये a b है और ये c d है. तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? a इंटू b प्लस सॉरी a इंटू c, a इंटू c प्लस b इंटू d. ओके, सो b इंटू d, तो ये मल्टीप्लाई होगा. तो हमने यहाँ पे क्या किया? m ऑफ आई जे इज इक्वल टू m ऑफ आई जे प्लस a ऑफ आई के इंटू b ऑफ के जे. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यू हैव टू सी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब होगा क्या? a इंटू सी मल्टीप्लाई होकर के m ऑफ आई जे में ऐड हो जाएगा एंड देन b इंटू d will be multiplied and added into m of ij. So you will get this element of your multiplication matrix. मतलब आपका एक एलिमेंट का रिजल्ट आ गया. Now similarly जब दोबारा लूप चलेगा you will get this element, then the third element and the fourth element. This is how the multiplication is taking place. So this is the main logic of the multiplication. This is actually the logic for multiplying. ये logic है for multiplying two matrix. This is the main logic. And then finally यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? displaying the result of multiplication. जैसे हमने पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट प्रिंट कराया, so that this particular logic will display the result of the multiplication. ठीक है, अब हमने सारे फंक्शंस लिख दिए. बेसिकली हमने एक मैट्रिक्स की क्लास बनाई, उसमें एक गेट डेटा टाइप फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो मैट्रिक्स की वैल्यू को रीड कराया. देन वी हैव रिटन अ फंक्शन फॉर एडिंग टू मैट्रिक्स, दैट वाज वेरी सिंपल. देन वी रोट फंक्शन फॉर सबट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस. then we wrote the function for multiplying two matrices. Now logic is exactly same as you were doing in C. It's one and the same thing. आपने पहले ये किए हुए हैं प्रोग्राम्स. अब बस आपको क्या करना है? उसको क्लास के फॉर्म में लिखना है. So that we have done here right now. And last में यहाँ पे आपका ये फंक्शन खत्म हो गया. And then you are writing the main logic, the main function. मेन फंक्शन में कुछ लिखने को रह ही नहीं जाता है आपका. आप बस क्या करते हो? क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, डेटा रीड कराते हो, इनपुट कराते हो डेटा को, and then you call the functions that have been written in the class one by one for every objective that you have. तो आपने पहले add
मैट्रिक्स, सबट्रैक्ट मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, तीनों फंक्शंस को कॉल करा, so you will get the result of the subtraction and multiplication of all the three matrices, all the two matrices. Now when you run this program, आपका ये वाला इतना पार्ट क्या कर रहा है, it is entering the first matrix. So basically यहाँ पे आपका input कुछ ऐसा है, 2 2, all the elements of the first matrix are 2, okay, and the second matrix values are all 1. Just simple उसके लिए इस टाइप का डेटा लिया है इनने. So these are the two matrices and B matrix, and this is your B matrix. Now addition होने के बाद आपका result ये आएगा. So the addition result will be 3 3 3 3. वो आप चेक भी कर सकते हो. Subtraction के बाद आपका result क्या आ जाएगा, 1 1 1 1. So here you are getting the subtraction result. This is your addition result, and multiplication का result आपका ये आ रहा है, 4 4 4 4. So this is how you can write and run a program using object oriented approach to add two matrices through a single class. We have created a single class जिसमें हमने सारे functions को लिख दिया है और बस उस class का object create करके और हमने जो भी functions हैं उनको एक के बाद एक call करा है. Now you can modify this program. अभी तो हमने इस program में क्या किया है, सारे functions को line से call करा दिया. Read data, then add to matrix, subtract to matrix, and multiply to matrix. Okay, now you can convert this program, you can enhance this program by making it menu driven. आप menu driven बना सकते हो. Means you can say display a menu kind of thing. उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे add जैसा आप कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाते थे, you can do it like that and multiply. And then last में आप यूजर से enter choice करा सकते हो, enter choice. And 4 आप दे सकते हो मे बी exit. ठीक है, तो exit means you come out of the program. You can enter the choice. यूजर से आप choice input करा सकते हो यहाँ पे, and then जो भी choice यूजर देगा उसके accordingly addition, subtraction, multiplication या division, addition, subtraction and multiplication will be performed on the two matrices. So this program can be enhanced. You can try it out. You can make this program into a menu driven program. Okay, now next is memory allocation for an object. Now we have already studied about this a bit earlier, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक बार बता देती हूँ. जब भी कभी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी क्लास का, I told you how you calculate how much memory will be allotted to an object. Now suppose अगर हम ये मैट्रिक्स वाला ही प्रोग्राम ले लें, तो मैट्रिक्स में जो हमने क्लास डिफाइन की है, now see, one thing you have to remember is कि जब भी डेटा अलॉट होता है, that is only allotted whenever the memory is allotted. Memory is only allotted to the data. Memory is not allotted to the function. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेवल पे मेमोरी इज ओनली अलॉटेड टू द डेटा. नाउ मैट्रिक्स क्लास में हमारे सिर्फ दो डेटा थे. एक ए नाम की मैट्रिक्स थी जो 2x2 की थी, एंड एक बी नाम की मैट्रिक्स थी जो कि 2x2 ऑर्डर की थी, एंड बोथ वेयर ऑफ इंट टाइप. ठीक है, बाकी आपके फंक्शंस थे यहाँ पे, ये 4 फंक्शंस थे. एड मैट्रिक्स, then you had sub matrix and mul matrix for multiply. ठीक है, ये 3 फंक्शंस थे. तो फंक्शंस को मेमोरी अलॉट नहीं होती है, और एक था आपका रीड मैट्रिक्स. So how do we calculate how many bytes of memory will be allotted to an object of a class? जैसे हमने मैट्रिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया से m. M is an object of matrix class. Suppose हमने प्रोग्राम में जाकर के एक M नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैट्रिक्स क्लास का. Now how many bytes of memory will be allotted depends on only the data elements of the say class. अब यहाँ पे हम
आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मेनी बाइट्स विल बी अलॉटेड टू द टू एरेज ए एंड बी। नाउ ए में ए एरे को कितनी बाइट्स अलॉट होंगी, 2 by 2 मींस 4 एलिमेंट्स, और चारों एलिमेंट्स कैसे हैं, इंटीजर टाइप। So if we are assuming one integer requires 2 bytes of memory, so A array को कितनी bytes allot होंगी, 2 into 4 यानी कि 8 bytes। ठीक है, 2 for every integer, तो 4 elements हैं A array में, तो 2 into 4 8 bytes will be allotted to the A array, and similarly B array को भी 2 into 4 यानी कि 8 bytes allot होंगी। ठीक है, सो इन ऑल आपकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट M, मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्ट M है या OBJ है, उसको टोटल कितनी बाइट्स अलॉट होंगी, 16 बाइट्स। 8 बाइट्स फॉर A मैट्रिक्स and 8 bytes for B matrix. So this is how we calculate how many bytes of memory will be allotted to an object. तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको 16 बाइट अलॉट होंगी, अगर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको फिर से 16 बाइट अलॉट होंगी। सो एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्लास is allotted 16 bytes each, means 16 bytes per object. हर ऑब्जेक्ट को 16 bytes of memory will be allotted in the RAM. So this is how you calculate how many bytes will be allotted to any object of a class. आपको सिर्फ क्या देखना है, कितने डेटा एलिमेंट्स हैं आपके क्लास में, कितनी कितनी बाइट्स उनको अलॉट हो रही हैं, उन सबका आप टोटल निकालोगे, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स अलॉटेड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. So this is memory allocation for an object. Now you can now this is a very good example. ये complex class का example हम बहुत ज्यादा आगे use करेंगे. At many places we using this say. So let us see how to represent a complex class in C++. ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, आपने मैथ में पढ़ा होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो होते हैं आपके रियल नंबर्स एंड एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, नाउ रियल नंबर सिर्फ क्या होते हैं, रियल नंबर जैसे 3.3 बोला आपने, मतलब एक नंबर जिसका कुछ डेसिमल पार्ट भी होता है, दैट इज रियल नंबर. ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें एक रियल पार्ट होता है एंड एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, and it is normally written in the form of suppose 3 plus 4i. This is a complex number. इसमें ये जो पहला वाला पार्ट है which is written without i, this is the real part of the imaginary number and real part of the complex number, and this जिसमें i लिखा हुआ है साथ में, this 4 is the imaginary part. ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में देयर विल बी सम रियल पार्ट एंड देयर विल बी सम इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट एंड एक होता है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, सो वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, 3 is the real part and 4 is the imaginary part of the complex number. ठीक है, अब हम एक इसका सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम. सो वील क्रिएट अ क्लास फॉर दिस कॉम्प्लेक्स क्लास. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास का नाम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली वील नेम द क्लास एज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बिकॉज द नेम्स शुड बी मीनिंगफुल, वी शुड बी एबल टू नो कि क्या ये क्लास किस चीज के लिए बनाई गई है. सो एज आई टोल्ड यू, मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, आपको जो भी क्लास बनाने को दिया जा रहा है, डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द क्लास. पहले आप क्लास का एक लेआउट बना लो, एक स्केलेटन बना लो या एक फ्रेम बना लो, उसमें सारा कुछ लिख लो जिससे कि कोई भी चीज आपकी स्किप आउट नहीं होगी. वंस एवरीथिंग इज देयर ऑन द पेपर, यू हैव रिटन इट इन दिस बॉक्स, सब कुछ लिख दिया, डेटा कौन कौन से होंगे, फंक्शंस कौन कौन से होंगे, एवरीथिंग इज रिटन आउट, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग द क्लास. अदरवाइज क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली क्लास लिखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा,
we can miss out on some function or some data. Now, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर comprises of 2 things, the real data part and the imaginary data part. तो हम यहाँ पे 2 चीजें लेंगे. सपोज अभी मैं इंटीजर टाइप ही ले रही हूँ. You can take this as float also because real and imaginary part can be floating values also. So I'll take int real and int say image. रियल में रियल पार्ट होगा और इमेज में इमेज पार्ट होगा. ठीक है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सपोज दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 is your real part and 4 is your imaginary part. ठीक है. So this is like we are trying to represent this particular number. So it has 2 data elements, real and imaginary. Now functions की अगर हम बात करें तो 2 functions होंगे. एक तो get data जो ये 2 values को input कराएगा यूजर से, and एक show data. शो डेटा या डिस्प्ले जो आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हो या आउटपुट, यू कैन नेम योर फंक्शन अकॉर्डिंगली. नॉर्मली आप वही नाम रखोगे हमेशा. सो आई एम टेकिंग इट एज शो डेटा. सो गेट डेटा फॉर इनपुटिंग द values in the real and imaginary part and show data to display the imaginary number in the required format. Now imaginary number को हमें complex number को हमें इस format में print कराना है. ठीक है. So this is the class we have just written out the layout. एक हमने skeleton बना लिया है class का, and then we can write the code for creating the class. अब class का नाम हमने complex लिखा और यहाँ पे we have taken it as int. You can take it as float also. So here they are taken in the program both the values as float, real part and image part. ठीक है. आप R और I भी अकेला ले सकते हो इनके नाम to keep them short, or you can just take them as real और imag image. इनने लिया है यहाँ पे real part and imaginary part. ठीक है. और ये 2 functions बनाए get data and show data. यहाँ पे क्लास आपकी खत्म हो गई. सिर्फ फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, फंक्शंस को डिफाइन हमने क्लास के बाहर किया है. यू कैन डिफाइन द फंक्शंस विद इन द क्लास ऑल्सो. कैन सी इट व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट. ठीक है. अब इसमें आप देखो गेट डेटा फंक्शन में आप क्या करा रहे हो. सिंपली यू आर एंटरिंग द रियल पार्ट, सी इन रियल पार्ट, एंटर द इमेजिनरी पार्ट, सी इन इमेजिनरी पार्ट. सो बेसिकली आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इनपुट करा रहे हो. सो ये है आपका टू गेट डेटा फंक्शन. ठीक है. जिसमें आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट करा रहे हो और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी. तो आपने दोनों पार्ट्स को इनपुट करा लिया. ठीक. अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करना है. नाउ रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, से 3 + 4i, या इसको कभी कभार हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + i 4. बेसिकली बस आई हमें लगाना जरूरी इसलिए है टू डिफरेंशिएट कि दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. तो आप आई को पहले भी लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट के या बाद में लिख सकते हो. बोथ द कंसेप्ट्स आर करेक्ट. जो आपको ठीक लगता है आप डिस्प्ले करते समय अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उस फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो या डिस्प्ले कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, शो डेटा फंक्शन में द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल पार्ट प्लस आई, मीन्स वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट. ओके. प्लस आई एंड देन द इमेजिनरी पार्ट. तो आपका क्या हो जाएगा, सपोज इफ यू रन दिस प्रोग्राम, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. क्लास आपकी ओवर हो गई थी. इसके बाद हमने क्या किया, मेन में कॉम्प्लेक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, C1 and C2. Now how many bytes will be allotted to C1 and C2 respectively? C1 is an object of class complex and C2 is also an object of class complex. ठीक है. कितने bytes इनको allot होंगे मेमोरी में. Now there are 2 parts in 2
data elements in the complex class, real part and the imaginary part. और हमने प्रोग्राम में दोनों को कैसा लिया है, float. So how will we calculate the number of bytes? Real part को कितने bytes allot होंगे, 4 because it is a float, and imaginary part को भी कितना bytes allot होंगे, 4. So a total of 8 bytes per object. ठीक है, तो इसको भी 8 bytes allot होंगे और इसको भी 8 bytes allot होंगे. So each object of the complex class will be allotted 8 bytes each. अगर आपका ये इंटीजर टाइप डेटा लिया हमने तो 2 दोनों को अलॉट होती बाइट, सो 4 bytes each. ओके, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप. अब यहाँ पे हमने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, c1.getData एंड c2.getData. मींस बेसिकली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनपुट करा रहे हैं. सो एंटर द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका पहले का रियल पार्ट आपने दिया 5 एंड उसका इमेजिनरी पार्ट 6, and enter the second complex number, उसका आपने real part दिया 4 and imaginary part 2. So basically you are inputting 2. This is C1, this is C2. C1 का real part कितना है, 5 and imaginary part is 6, and इसका real part is 4 and imaginary part is 2. Now अब हम print करा रहे हैं नंबर को required format में. ठीक है, means A plus IB format. This is the format where A is the real part and B is the imaginary part. ठीक है, तो उसके लिए अब जब आप इन दोनों इसको करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज, पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, this will be displayed as 5 plus I6 and the second number will be printed as 4 plus I2. So you are getting these results. Okay, so a simple program to create a complex class, to input the data in the complex class and display the complex number in the format. So this was a program. Now ये program लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसे आगे हम जहां भी एग्जाम्पल्स कोड करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे, देन वील बी लर्निंग अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हर जगह हम इस कॉम्प्लेक्स क्लास को एक एग्जाम्पल के तरह लेते हैं. सो दिस क्लास यू नीड टू क्रिएट प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर. वी विल बी यूजिंग बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल. अगर दो नंबर को ऐड करना है, so you need to first create a basic. Do try out this example for sure, क्योंकि से ये आगे हम इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा रेफर करने वाले हैं. So नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी चैप्टर पर कंटिन्यू करेंगे ना. मोस्ट डिटेल्ड चैप्टर, क्योंकि यहाँ हम क्लास के बारे में हर कुछ चीज है, टोटली न्यू कंसेप्ट. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू बी लर्नड अबाउट द क्लास. ओके, so there are few topics left in this chapter which will continue, and maybe in a class or 2 classes this chapter will be over. So we'll continue with the same chapter in the next class. I'll just end the class for today. पूरे examples, आप जो भी मैं examples दे रही हूँ, just try them out. Don't wait for me to give an assignment, because वैसे ही इतने examples हम इसमें कर रहे हैं. There are a lot of examples in the chapter that I'm teaching. If you do them time to time, then they are sufficient. Okay, so don't wait for me to give an assignment, then only you'll write the programs and try them out. So try all the examples that I am giving in the class.